बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर पूरा बायोलॉजिकल साइंस डिपेंड करता है, वह है एंजाइम्स। कई बार हम कहते हैं कि अगर एंजाइम्स की समझ ना हो, वो विद्यार्थी एक्चुअली शरीर में होने वाली घटनाओं को समझ नहीं सकता। जितनी अच्छी समझ एंजाइम की हो, वह विद्यार्थी उतना ही ताकतवर तरीके से कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। उसको कोई बहुत मतलब नहीं बोलते, क्लैरिटी होगा हर एक चीज में। तो यही साइंस होता है और इसी चीज को समझने की कोशिश करना है, तो हमें एंजाइम्स को अच्छे से सीखना है। एंजाइम्स एक बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है, इससे हर बार सवाल पूछे जाते हैं। तो बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे हम लोग, और अभी हम लोग शुरू करते हैं एंजाइम्स को। एंजाइम्स अगर हम कहते हैं, इस टर्म को बकनर ने दिया था। लोग बुचनर भी कहते हैं, बकनर भी कहते हैं। तो बचनर डिस्कवर्ड इट, और पुणे टर्म्ड इट। उन्होंने इसका नाम दिया एंजाइम। अगर एंजाइम को देखें, इसमें दो टर्म है, इन यीस्ट। हम सब जानते हैं कि शराब जो है खराब है, लेकिन ये सबसे पुरानी बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है। मतलब धरती पर जब से कोई भी लिटरेचर मिला है, उसमें शराब का जिक्र, मतलब वाइन का जिक्र है। इसका मतलब है कि मतलब आज से हजारों साल पहले जो लोग थे, वह इस टेक्नोलॉजी को जानते थे। वो इसके लिए यीस्ट का यूज करते थे फर्मेंटेशन के लिए। वहीं से ये टर्म पड़ा एंजाइम। अब एंजाइम को अगर हम लोग केमिकली देखें, तो आज के दौर में ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सभी एंजाइम जो है वो क्या है? प्रोटीन है। मतलब सभी किसी से बने हुए हैं? अमाइनो एसिड से। तो अगर आप एंजाइम पढ़ रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि इसका कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो है, वो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स अमाइनो एसिड्स है। जो अमाइनो एसिड्स का बिहेवियर है, फीचर है, वही एंजाइम्स का फीचर है, वही प्रोटीन्स का फीचर है। इसलिए एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। लेकिन काम करते वक्त में लोगों ने देखा कि सम आरएनए also act like enzyme। उन्होंने देखा कि कुछ एंजाइम की तरह काम करने वाला आरएनए भी है ड्यूरिंग द आरएनए प्रोसेसिंग। जब आरएनए प्रोसेसिंग होता है, तो कुछ एंजाइम जो है उसका काम आरएनए द्वारा ही किया जाता है। ऐसे जो एग्जांपल्स हैं वह हैं आरएनएस, वो हैं राइबोन्यूक्लियस फॉस्फेट एंड राइबोजाइम्स। ये सभी ऐसे आरएनए हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक आरएनए। ये कैटालाइटिक आरएनए है जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। अदरवाइज जितने भी एंजाइम्स हैं, सभी अमाइनो एसिड से बने।
तो जब भी हम एक एंजाइम के काम करने के तौर तरीके को देखते हैं तो हमें दिमाग में ये रखना चाहिए, ये अमाइनो एसिड से बना हुआ है। अब इस एकदम 11th-12th की जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। एंजाइम बनता कहां है? एंजाइम सिंथेसिस साइट, जो प्रोटीन का साइट है बनने का, वही इसका भी है। दैट इज कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम पर एंजाइम बनता है। कोड्स ऑफ एंजाइम्स, कोड्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स बनाने के जो कोड्स हैं, आर फाउंड ऑन द डीएनए। डीएनए पर जो है ये एंजाइम्स का जो कोड है वो मौजूद रहे, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन है, प्रोटीन का कोड डीएनए पर होता है, तो ऑब्वियसली एंजाइम्स का भी कोड डीएनए पर ही होगा, ठीक है। धरती पर जो सबसे ज्यादा एंजाइम रिपोर्टेड है, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम अभी तक जो है वह है रुबिस्को। रुबिस्को जो कि क्लोरोप्लास्ट में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में इसका रोल है। और पहला जो क्रिस्टल फॉर्म में एंजाइम मिला, फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड एंजाइम इन क्रिस्टल फॉर्म, वो यूरिएज था। यूरिएज। तो ये सब कुछ ऐसे जीके के क्वेश्चन की तरह चीजें हैं। अब हम लोग आते हैं इसके मुद्दे पर आते हैं कि व्हाई एंजाइम इज नीडेड, क्यों एंजाइम चाहिए, ठीक है। देखो ये सेल है, इस सेल को बहुत ज्यादा काम करना है। ये सेल बहुत चिंता में है, बहुत चिंता में है। चिंता इस बात का है इसको कि आई वॉन्ट टू सेव एनर्जी, आई वॉन्ट टू सेव एनर्जी। हम लोग अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस विषय पर ध्यान देते हैं, चिंतन करते हैं? वो रहता है कि हम क्या करना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू सेव आवर मनी, क्योंकि मनी से ही हम सारे काम को कर सकते। सेल के लिए वो एनर्जी है जिससे सेल सभी काम को करेगा। तो सेल चाहता है कि वो एनर्जी को बचाए। बचाने के लिए वो अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। जैसे मान लो कि हम लोग एक जमाने में 100 वाट का बल्ब अपने घर में लगाते थे, ठीक है। ये खाता था हमारा 100 वाट। आज हम लोग उसी के रफ्तार का, मतलब उसी के इक्वल का हम लोग जो लाइट है वो ले लेते हैं एलईडी से। कितना वाट भाई? 14 वाट। अब देखिए कि बाजार में ये लगभग खत्म के बराबर है। अब जहां जाएंगे 100 एलईडी रहेगा तो एक वो पीला वाला बल्ब मिलेगा। अर्थात ये एनर्जी को सेव करता है कितना गुना। अगर हम इसको 10 ही वाट मान लें तो 100 वाट में हम कितने बल्ब जला सकते हैं? ऐसे 10 बल्ब जला सकते हैं। अर्थात सोचो कि अगर हमारे पूरे घर में 10 बल्ब की जरूरत है तो पहले हम 1000 वाट कंज्यूम करते थे, बट अब हम 100 वाट में ही पूरे घर में बल्ब जलाते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो क्या साइंटिस्ट लोगों ने काम करना बंद कर दिया है? नहीं। अब साइंटिस्ट इससे भी आगे कुछ काम करने का चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कुछ ऐसा चीज हम बनाएं कि 1 वाट में ही वो 200 वाट बल्ब के बराबर एनर्जी दे दे, मतलब लाइट दे दे। आज अभी इस दौर में काम चल रहा है कि हमको 1 वाट हो और उसमें 200 वाट बल्ब का जो है लाइट हमको मिले।
तो इस तरह से क्या होगा कि हम पूरे घर के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी बचा पाएंगे। आप गौर करते होंगे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हो, चाहे टीवी आता हो, फ्रिज आता हो, एसी आता हो, उसमें देखते होंगे स्टार दिया रहता है, 5 स्टार, ऐसे करके वो स्टार बना रहता है, 5 स्टार। जब कोई भी व्यक्ति खरीदने जाता है वो देखता है कि 5 स्टार भी है, 3 स्टार भी है, सेम मॉडल है ना, 3.5 स्टार भी है। तो वो दुकानदार से पूछता है इस स्टार का मतलब क्या है, तो बोला सर ये 15 वाट में ही काम करेगा, जबकि 3 स्टार जो है वह 30 वाट में काम करेगा। हाँ, और ये जो 3.5 स्टार है सर, ये 25 वाट में काम करेगा। अर्थात कि ये जो आप 5 स्टार कुछ लेते हैं वो आपके एनर्जी को बचाएगा, मतलब आपका जो कंजम्पशन है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके लिए इसका रेट भी थोड़ा ज्यादा होगा। ये 10,000 रुपये का है तो ये हमारे पास 8,000 रुपये का है, और ये जो हमारे पास 8,250 रुपये। तो अब लोग सोचता है कि मान लो हमें अगर 5 साल के लिए अगर ये एसी चाहिए या 5 साल के लिए टीवी चाहिए, तो ये 5 स्टार लेना मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें हमको बहुत पैसे बचेंगे। ये जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, इसी कॉन्सेप्ट पर एंजाइम का भी काम है। एंजाइम का बेसिक रोल होता है टू लो द एक्टिवेशन एनर्जी, टू लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा में उस ऊर्जा को कैसे घटाएं। अच्छे नेटवर्क का उपयोग करिए आप लोग, ठीक है। जब भी क्लास हो सब लोग अच्छे नेटवर्क में बैठा करें, नेटवर्क ढूंढ कर, नहीं तो फिर क्लासेस में दिक्कत होंगे ही होंगे। तो हमको ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटाना है। मान लो ए से बी बनने में हमें 100 जूल एनर्जी खर्च करना पड़ता। दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एंजाइम क्या करेगा, इसको ही घटाएगा। अब जब हम एंजाइम यूज करेंगे, ये पता चला 10 जूल में ही हो गया। क्यों 10 जूल में हो गया? क्योंकि हम एंजाइम यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई एंजाइम मींस एंजाइम जो लोअर डाउन करता है एक्टिवेशन एनर्जी। साथ ही क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ाता है। प्रोडक्टिविटी को हम लोग अगर रेट में बताएं तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करता है, जिससे क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है। नहीं, अगर रिएक्शन जल्दी जल्दी होगा तो उत्पादन भी तो बढ़ेगा ना। तो एंजाइम के लिए दो टर्म जो है बड़ा पर्टिकुलर टर्म आया। पहला टर्म आया, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको घटाता है, लेकिन साइमल्टेनियसली प्रोडक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको बढ़ाता है। तो हमको कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले। सेल बहुत कंजूस है, वो सेल कभी नहीं चाहता है कि हम बहुत एनर्जी खर्च करें। तो जो एंजाइम का डेफिनेशन होता है वह यही होता है कि ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट, ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट, कैटलिस्ट, organic biocatalyst that lowers down the activation energy and increase the rate of reaction. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को वो बढ़ाता है। तो ये ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट है जो घटाता है एक्टिवेशन एनर्जी को और बढ़ाता है रेट ऑफ रिएक्शन को। इस प्रकार से जो है हम इसे डिफाइन करके इसके बेसिक चीजों को हम समझ सकते हैं। अब
इसी चीज को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी बनाया जाता है, जो बहुत पॉपुलर ग्राफ है और आप सबने इसे जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये क्लास 12th में भी यही ग्राफ यूज किया जाता है और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यही। ग्राफ को समझने के लिए हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस। हमें इन दोनों एक्सिस नहीं बोलते हैं कि किसी के तुलनात्मक ही अध्ययन होता है, ग्राफ हमेशा एक तुलनात्मक अध्ययन करता है। यहां पर हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोगों ने कहा जूल में, और ये हमारा हो गया टाइम। टाइम जो कि हम सेकेंड में भी ले सकते हैं। एंजाइम में यूजुअली टाइम जो होता है वो मिनट में लिया जाता है, हम यहाँ मिनट भी ले रहे हैं आपको समझा, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे करके अपना एंजाइम का एक बना हुआ है समय सारणी, 3, 4, 5, 6। ओके, और अब ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, एक 10 जूल, 15 जूल, 20 जूल, 25 जूल, 30 जूल ऐसे करके बना। कोई भी हम यूनिट ले सकते हैं, 10 जूल, 15 जूल, 20 जूल, 25, 30, 35। अब कोई भी, अब जब रिएक्शन शुरू होता है, कोई भी रिएक्शन शुरू होता है तो किसी के लिए भी दो तरीके। पहला देखो यहां पर बता रहे हैं, ए को अगर हम 100 यहां नहीं, ए को यहां अगर हम 35 जूल दें तो वो चेंज हो जाएगा बी में। और दूसरा है, ए को अगर हम एंजाइम दें तो यह 12 जूल में ही काम करके बी दे देगा। यही दो हमारे पास बेसिक। अब सबसे पहले जब कोई एंजाइम नहीं है तो जो पदार्थ है उस पदार्थ को हमने देना शुरू किया, और ये ग्राफ चढ़ता जा रहा है 35 डिग्री पर जाकर ये एक प्रोडक्ट में चेंज हो। ठीक है, जैसे जैसे समय के अनुपात में हमने एनर्जी बढ़ाया, वैसे वैसे ये सबस्ट्रेट जो है उसमें बदलाव हुआ, और यहाँ सबस्ट्रेट एक्टिवेट हो गया, यही एक्टिवेशन एनर्जी है, और उसके बाद वह प्रोडक्ट बन गया। दुनिया में हर एक चीज की अपनी एक ऊर्जा होती है। एक लकड़ी है पड़ा हुआ, उसकी भी अपनी ऊर्जा होती है, और इस ठंडी में अगर कोई लोहा ठंडा सा लोहा है, उसकी भी अपनी ऊर्जा होती है। तो ये जो है हम कहते हैं कि सर यहाँ पर 8, अभी सबस्ट्रेट में 8 जूल एनर्जी है, और इसको जब हमने बढ़ाकर 35 जूल एनर्जी दिया, ये एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होकर इसने प्रोडक्ट बना दिया। और प्रोडक्ट का देखेंगे सर कि प्रोडक्ट जो है लगभग 17 जूल का एक एनर्जी उसके अंदर में है। यह नॉर्मल तरीका है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें लगाया कि एंजाइम भी लगा देते हैं। जब एंजाइम हमने लगाया तो क्या देखा, मतलब यहां पर हम इसको 18 जूल बना दें, ठीक है ना। एंजाइम हमने दिया तो ये देखा, हाँ, जब हमने इसके साथ एंजाइम लगा दिया, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है उसने सिर्फ 18 जूल पर ये रिएक्शन किया और प्रोडक्ट के साथ एंजाइम बाहर निकाल दिया। अब आप गौर करें कि सबस्ट्रेट का एक्टिवेशन नॉर्मल में कितना जूल ले रहा था, 35 जूल। जब एंजाइम दिए तो कितना जूल लिया, 18 जूल। कितने जूल एनर्जी की बचत हुई, हम लोगों ने कहा कि लगभग सर आधा आधी, 17 जूल एनर्जी सेव हुआ। इसमें हम 2 गुना उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम 35-36 जूल दें तो 2 गुना उत्पादन कर सकते हैं, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन हमारा डबल हो जाएगा उतने ही एनर्जी में। यह कैसे हुआ, यह इस प्रकार से हुआ कि जब हमने एंजाइम दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी घट गया, जो 35 जूल था वो अब सिर्फ 18 जूल है। इसीलिए हम जो डिफाइन करते हैं एंजाइम को, उसमें इन्हीं सभी शब्दों का उपयोग करते हैं।
हम लोग जब भी कोई कैटलिस्ट बोलते हैं, कैटलिस्ट के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। क्या? दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, इन द रिएक्शन। ये रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। तो फिर मन में सवाल होगा, जब खुद ही पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा सर, तो एक्टिवेशन एनर्जी घटा कैसे देगा? ठीक है, इसका मतलब है ये क्या करते हैं? दे enable the conformational change changes in substrate। एक बहुत पॉपुलर हम लोग मुहावरा पढ़ते हैं कि जब घी सीधी अंगुली से ना निकले, आप लोग बताइए आगे क्या बोलते हैं? तो उंगली टेढ़ी कर, तो अंगुली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। हाँ, टेढ़ी करनी चाहिए। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि इसको हमेशा आप लोग याद रखें। सीधी उंगली, मान लो कि ये हमारा हाथ है, ये हमारा पहला उंगली है, ओके। ये उंगली से हम सीधी उंगली से घी निकाल रहे हैं, घी नहीं निकल रहा है। तो हमने क्या किया? हमने अपनी उंगली को थोड़ा टेढ़ा कर लिया, मतलब कि ऐसे टेढ़ा कर लिया, ताकि ये क्या करेगा? घी अपने पास उंगली में थोड़ा सा होल्ड कर लेगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। जैसे कि अपने उंगली को थोड़ा टेढ़ा कर लिए। पेन को पकड़ने के लिए अपने उंगली को कैसे रखते हैं, किसी चीज को कैच करने, यही कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कहलाता है। तो आप देखें कि एंजाइम जो है बेसिकली करता क्या है? कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। अब सोचो, ए के साथ 2 बी लगा हुआ है, हम बोल रहे हैं AB2। अभी इससे हम तोड़कर A और 2B करने वाले हैं, मतलब दोनों को अलग करने वाले हैं। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो केमिकल बॉन्ड है, हमारा टारगेट यही केमिकल बॉन्ड है। A B के बीच जो केमिकल बॉन्ड है, यही टारगेट है दोनों। हमको इन दोनों बॉन्ड को क्या करना है? हटाना है। अब हम कहते हैं कि ये जो दोनों बॉन्ड है, इसका अपना एक एनर्जी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब है कि हमको बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा दम लगाएंगे तभी ना तोड़ पाएंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है? नॉर्मल कंडीशन में ये हो रहा है कि हमको बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी देना पड़ रहा है, तब जाकर हम इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। मान लो कि 100 जूल देना पड़ रहा है, तो ये टूटेगा। अब हमने क्या किया? हमने इसके साथ एक एंजाइम अप्लाई किया। एंजाइम इसके साथ ऐसे जुड़ गया। देखो, ये जो है वो एंजाइम है, ठीक है ना? So this is an enzyme। देखिए, एंजाइम के एक्टिव साइट में ये अटक गया, ये एंजाइम है। एंजाइम जैसे ही जुड़ा, उसके बाद एंजाइम के स्ट्रक्चर में खुद अपना थोड़ा सा इसने बदलाव किया, ठीक है? और इसने बदलाव कैसे किया? तो इसने इस प्रकार से बदलाव किया। देखो, एंजाइम ने इस प्रकार से बदलाव किया कि अब ए और बी, इन दोनों के बीच का एंगल जो है, जरा गौर करना सब लोग। अभी यहां सोचो, ये इतना बड़ा एंगल है, ये एंगल है 110 डिग्री का, और अब ये दोनों एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री का। इस एंगल के कम या ज्यादा होने से इसका डिमांड बर घट गया। अब इस कंडीशन में जब ये एंजाइम आया, तो सिर्फ 10 जूल में ही ये काम हो गया।
और ए अलग हो गया और 2b अलग। तो एक्चुअली इस एंजाइम ने किया क्या, इस एंजाइम ने इस प्रकार से इसके कॉन्फॉर्मेशन में बदलाव किया कि बॉन्ड एंगल में घटी हो गई, मतलब बॉन्ड एंगल घट गया। जहां पहले वो 110 डिग्री था वहीं पर वो 60 डिग्री हो गया। और इसके कारण कम एनर्जी में ही, अब देखो, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ा टेढ़ा करना चाहिए, तो आपने किया क्या, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज किया, नथिंग एल्स। सो दिस इज कॉल्ड द बेसिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम इसी प्रकार से इस काम को कंडक्ट करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, कोई भी कंपाउंड, मान लो कि हम अगर सोचो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये कार्बन है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर बनाते हैं आराम से, सबसे कॉमन जो मिलने वाला है उसको बनाते हैं H2O। देखो ये वाटर है। हमको ये सभी केमिस्ट्री का ही चीज है जो उसको सीखना चाहिए, केमिस्ट्री में ध्यान देना भी चाहिए, लेकिन अभी हम लोग यहां देखते हैं। हमारे पास दो चीजें हैं यहां पर। पहला, एक हाइड्रोजन अपने एक्सिस पर है, ऑक्सीजन अपने एक्सिस पर है, और ये भी हाइड्रोजन अपने एक्सिस पर। ये हाइड्रोजन या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। सो हाइड्रोजन जो है अपने प्लेस पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, मतलब कोई भी स्टैटिक नहीं, ये घूमते रहता है। और दूसरा ये बॉन्ड है, बॉन्ड भी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये बॉन्ड जो है ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से जो बेस्ट कॉन्फॉर्मेशन होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। अर्थात कोई भी कंपाउंड में दो तरह की चीजें जो है वो रोटेट करती हैं। एक जो एलिमेंट है वह अपने एक्सिस पर, और एक जो है वह बॉन्ड जो है, बॉन्ड, एक जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ, वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। और दूसरा है कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट एक्सिस। तो ये रोटेशंस कंटिन्यूअसली चलता है, ये लगातार होता है। अगर हम लोग बैठे हैं ना, तभी भी हमारे शरीर के हर एक एटम्स जो है वो रोटेट करते हैं, क्योंकि रोटेशन जो है इसका फितरत है। पहला चीज ये हुआ। दूसरा क्या है कि किसी भी अगर कंपाउंड को देखोगे, मान लो कि आपने देखा H2O, इसमें दो फैक्टर है जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए। पहला फैक्टर है ये, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, GTH, बॉन्ड लेंथ। और दूसरा होता है दो बॉन्ड के बीच में पाया जाने वाला, ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल दोनों मिलकर बॉन्ड एनर्जी को तय करता है। तो कोई भी बॉन्ड एनर्जी जो है वह बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब इसमें से कोई भी अगर हम बदलाव करें, अगर बॉन्ड एंगल में चेंज करें तो बॉन्ड एनर्जी में बदलाव होगा। ये बॉन्ड लेंथ में चेंज करें तो भी बॉन्ड एनर्जी में बदलाव होगा। तो एंजाइम क्या करता है, एक एंजाइम जो है इसी में बदलाव करके, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी में बदलाव करके लेंथ और एंगल में बॉन्ड एनर्जी में बदलाव करता है।